डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक टॉपिक जो कि हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। इसके आपको साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे, तो आप कोशिश करिए कि आप इसको समझ लें अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। साथ साथ में इसमें कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं और बाकी जो हमारे एरियाज हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। तो आपको ये टॉपिक ज्यादा ध्यान से और अच्छे से समझना है और देखना है। पहले हम बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या होती है और उसे हम क्यों अपने स्कूल्स में बेसिकली लागू कर रहे हैं, क्यों हम उसे ला रहे हैं इन प्रैक्टिस, वो हम समझेंगे। इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एज इट कंसिडर्स लर्निंग एज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर अ चाइल्ड इन विच इट लर्न्स फ्रॉम कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज। Here the focus is on child's learning and not on teaching. उन्होंने बोला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो बेसिकली प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो कि ये मानता है कि लर्निंग जो है, बच्चा जो भी सीखता है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरली सीखता है जब वो अपने दिनचर्या के काम करता है, यानी कि डेली रूटीन में जब वो कुछ भी करता है बच्चा, तो वो उससे सीखता रहता है, लर्न करता रहता है। यहाँ पे जो फोकस है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, जो हमारा फोकस है वो बच्चे की लर्निंग पे है, टीचर की टीचिंग पे नहीं है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, ना कि ये देखेंगे कि टीचर कैसे पढ़ा रही है या टीचर बच्चे को स्पून फीड कर पा रही है या नहीं। दूसरी बात ये है द टीचर एक्ट एज अ गाइड who encourages, instructs and stimulates a child as per its needs because every child is different. टीचर जो है वो यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, एक अथॉरिटी की तरह काम नहीं करती है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, जो कि बच्चे को एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि वो और अच्छा करे, इंस्ट्रक्ट करती है कि अच्छा बेटा आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करो तो शायद ये हो जाएगा, और स्टिमुलेट करती है उसका बिहेवियर, यानी कि चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। और वो कैसे होता है, वो होता है डिपेंड बच्चों की नीड्स पे, यानी कि बच्चा उस टाइम क्या कर रहा है, उसे किस चीज की नीड है, तो वो टीचर उसमें सिर्फ उसे एज अ हेल्पर उसे हेल्प करने की कोशिश करती है। क्योंकि हम यहाँ पे ये मानते हैं कि हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से अलग है, हर बच्चे में अपनी खासियत है, अपनी कमियां हैं, तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। टीचर का काम है उन अलग अलग बच्चों की मदद करना, ना कि उन सब बच्चों को इकट्ठे करके एक तरीके से पढ़ाना। थर्ड पॉइंट कहता है कि द होल आइडिया इज दैट लर्निंग शुड बी फन एंड एंगेजिंग फॉर अ चाइल्ड। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्या आइडिया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, कि लर्निंग जो है, बच्चा जो भी सीखता है वो मजेदार तरीके से होना चाहिए, बच्चे का मन करना चाहिए कि मैं ये और करूं या पढ़ूं या सीखूं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोरिंग हो, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम यूजुअली होता है। Most likely to be that way if the child is in charge of his learning experience rather than the adult parent or the teacher. वो बोलते हैं ऐसा तब होगा, लर्निंग फन या एंगेजिंग तब होगी जब बच्चा जो भी कर रहा है उसका इंचार्ज वो खुद है। सपोजिंगली मैं बोर्ड पे कुछ भी करना चाहती हूँ, तब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ 1 2, तो मेरी टीचर मुझे बोलती है बेटा लिखो 1, फिर लिखो प्लस, फिर लिखो 2, अब इसको इज इक्वल टू करके लिखो 3। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, टीचर ने जो बोला मैंने वो किया। अगर मैं अपने आप करूँ, मैम बोले चलो चलो बेटा आज हम एडिशन करेंगे, बच्चा कहता है मैम मेरे को आता है, मैं करके दिखाता हूँ 1 + 2 इज इक्वल टू 1 2 3, तो हम इसे 3 लिखेंगे। यहाँ पे बच्चा अपनी लर्निंग का इंचार्ज खुद है, उसने खुद से वो किया है। जब वो अपनी लर्निंग का इंचार्ज खुद है तो जो भी वो कर रहा है वो उसके लिए मजेदार है और एनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है। अगर टीचर, अडल्ट या कोई पेरेंट उसको इंचार्ज करता है तो बच्चे के लिए वो चीज करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और थोड़ा रेगुलर भी हो जाता है। बच्चे उस चीज को करते हुए इतना खुश नहीं होते जितना वो अपने आप अपनी चीजों को करते हुए खुश होते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स एंड पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन क्लासरूम। बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, यानी कि जो उनके आसपास जो भी हो रहा होता है वो उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं और फिर सीखते हैं। यहाँ पे हम ये चीज भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो
एजुकेशन सिस्टम है, बेसिकली जो बरसों पुरानी हमारी एजुकेशन सिस्टम थी उसको एक तरीके से चैलेंज करता है, क्योंकि उसमें ये माना जाता था कि टीचर जो है वो इंचार्ज है और बच्चा जो है वो एक पैसिव रिसिपेंट है, यानी कि बच्चा टीचर जो सिखाती है बच्चा सिर्फ उसे ले लेता है और उसे स्टोर कर लेता है अपने माइंड में। इसलिए टीचर वहां पे सेंटर हो जाती है और बच्चा साइडलाइन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर हम ये मानते हैं कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, बच्चा जो भी करता है अपने आप करता है और अपने आप करके सीखता है। साथ साथ जब क्लास में कुछ भी काम होता है तो बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम के अंदर डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है। सपोजिंगली मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कल मेरे को कौन सा चैप्टर कराना है और मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आप ये चैप्टर किस तरीके से करना चाहेंगे, तो बच्चे मुझे बता सकते हैं कि मैम आप इसको इस तरीके से कराओ, अपने सजेशंस दे सकते हैं और फिर हम सब मिलके एक अल्टीमेट डिसीजन पे आ सकते हैं कि चलो ठीक है हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि मुझे ट्रीज का टॉपिक करना है तो हम लोग गार्डन में जाएंगे, हम लोग ट्रीज देखेंगे किस किस तरह के ट्रीज हैं, कैसे उनके लीव्स हैं, हम सब चीजें ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद उसे वहीं पे डिस्कस करेंगे। लर्नर्स डिसाइड द एक्टिविटीज एंड द प्रोसेस, वही जो मैंने आपको बताया कि बच्चे डिसाइड करते हैं हमें क्या एक्टिविटी करनी है और किस तरीके से करनी है, किस स्पेस पे करनी है। सपोजिंगली कोई चैप्टर है लाइट, एक चैप्टर है साइंस का, तो बच्चे बोलते हैं मैम ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आएगा शायद अगर आप बहुत जल्दी कराएंगे, तो हम इसे धीरे धीरे करते हैं, थोड़ी ज्यादा क्लासेस लगाते हैं। बाकी जो कोई टॉपिक ऐसा है जो हम जल्दी कर सकते हैं आप उसको ज्यादा क्लासेस मत डिनोट कीजिए, हम उसे जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप इसे पूरा अच्छे से कराइए। They can also produce materials and activities for the classroom. बच्चे मिलजुल के भी कोई मटेरियल्स बना सकते हैं। सपोजिंगली हम ट्रीज का ही टॉपिक करते हैं, अब स्कूल के अंदर इतने पेड़ नहीं है कि हम बच्चों को दिखा सकें, तो बच्चे अपने आसपास के जो उनके पेड़ हैं उनके लीव्स इकट्ठे कर सकते हैं, उनके बाग्स देख सकते हैं और साथ साथ में उनके नाम लिख के ला सकते हैं, क्लासरूम में दिखा सकते हैं कि मैंने ये वाला ट्री देखा था, इसके लीव्स इस तरीके के हैं मैम, या फिर ये वाले ट्री पे ऐसा फ्लावर आया था मैंने देखा था। तो वो चीजें बच्चे आपस में भी कर सकते हैं और हम उसे क्लासरूम का एक पार्ट बना सकते हैं। टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स सेट अचीवेबल गोल्स, टीचर जो है उसे मदद करनी है कि वो बच्चों को बच्चे जो है वो ऐसे गोल्स अपने लिए बनाए जिन्हें वो अचीव कर सके। टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर है, तो वो बच्चों को ये बोल सकती है, सपोजिटली बच्चा बोलता है कि मैम कोई बच्चा है जो बहुत वीक है किसी टॉपिक के अंदर, तो वो बोलता है मैम मैं इसे 2 दिन में खत्म कर दूंगा। टीचर उसे ये समझा सकती है कि बेटा 2 दिन में खत्म करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सीखना इज इम्पोर्टेंट। आप इसे 2 दिन में मत करो, आप हफ्ता लगाओ, लेकिन हफ्ते में आप इसको इतने अच्छे से करो कि आपको एकदम माइंड में सेट हो जाए और आप इसे कभी ना भूलो। तो वो जो है ऐसे गोल्स बच्चों से सेट करवाने हैं जो कि अचीवेबल हो, वो अचीव कर सके। ऐसा ना हो कि बच्चा बोले मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा और वो उसे अचीव ना कर सके और डिमोटिवेट हो जाए। They encourage students to assess themselves and their peers. टीचर जो है उसे एनकरेज करना चाहिए कि अपने आप को भी असेस करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग। सपोजिंगली हम एक क्लासरूम में है तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग देखो और अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग आप बेटर कर रहे हो या शायद उससे थोड़ा कम कर रहे हो। साथ साथ में जो आपके पीयर्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप उन्हें भी फीडबैक दो, उन्हें भी बताओ कि आपको क्या लगता है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। Help them to work cooperatively in groups and ensure that they know how to make use of available resources. टीचर जो है उसे मदद करनी है कि सब बच्चे जो है वो ग्रुप्स में काम करना सीख पाए ताकि उन्हें कॉपरेशन पता लगे, साथ साथ में उन्हें अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनसे ही अपनी पढ़ाई या अपनी लर्निंग करने का मौका देना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हम उन्हें यूज करके सीख सकते हैं, उन्हें हमें फेंकने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, वो सबसे पहले कहते हैं कि ये फोकस करता है ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एज प्रायोरिटी। बच्चे की ग्रोथ पे फोकस है, वो उसकी प्रायोरिटी है कि बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, सारे एस्पेक्ट्स के अंदर कितना लर्न कर रहा है, कितना सीख रहा है। मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, साथ साथ में मीनिंगफुल बनाता है। जब बच्चा किसी भी चीज को खुद करता है, सीखता है, तो उसके लिए उसके मायने बढ़ जाते हैं और वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, साथ साथ में उसके मतलब भी बच्चे को खुद से समझ आते हैं।
रिकॉग्नाइजेस पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड एंड यूटिलाइजेस इट। ये वाली एजुकेशन सिस्टम जो है बच्चे के पोटेंशियल को समझती है, क्योंकि यहाँ पे हम ये मानते हैं हर बच्चा अलग है, तो हम बच्चे पे एज अ टीचर हम फैसिलिटेटर उनकी मदद करते हैं, उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनकी हेल्प कर सके हम लोग, और बच्चा जो है उसी हिसाब से बढ़ता है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, और जो वो कर सकता है उसकी कैपेबिलिटीज को हम यूटिलाइज करते हैं। फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मोरल। मैंने जो यहाँ पे बताया था कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि वो तीनों एस्पेक्ट की बात करता है, स्पिरिचुअल, मोरल और फिजिकल, मेंटल, सारे एस्पेक्ट्स में बच्चा जो है वो ग्रो करता है। हम सिर्फ उसके मेंटल या सिर्फ उसके फिजिकल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि बच्चा हर तरह से जो है वो डेवलप करे। enables the child to learn through experience। बच्चे को मदद करता है कि वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखे, यानी कि करके सीखे, जो हमने बोला था लर्निंग थ्रू डूइंग, उसके थ्रू वो सीखे। प्रोवाइड्स फुल फ्रीडम फॉर नेचुरल ग्रोथ। बच्चे को नेचुरली ग्रो करने के लिए पूरी तरह से फ्रीडम प्रोवाइड दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, ताकि वो अपने हिसाब से जैसे चाहता है वैसे ग्रो कर सके। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनको मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है, बट जो मैं नोट्स अपलोड करूंगी उसमें ये डिटेल में लिखे गए हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा देती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, वो बोलते हैं कि एक बच्चा जो है वो उसकी साइकोलॉजी बड़ों से अलग होती है, और उसकी जो बिहेवियर है बच्चे का, टीचर को ये समझना है कि वो बेस्ड है उसकी रिक्वायरमेंट्स पे, उसकी एबिलिटीज पे, उसकी सोशल कंडीशंस पे, या फिर उसके इमोशंस पे। वो बोलते हैं कि बच्चा कैसी जगह से आता है, बच्चे का सोशल बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, बच्चा इमोशंस में क्या फील कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्लासरूम में बिहेव करेगा। तो एज अ टीचर हमें उनकी साइकोलॉजी समझनी है, उनके दिमाग को समझने की कोशिश करनी है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है। फिर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग में ये कहा गया है कि जो बरसों पुराना हमारा टेस्टिंग सिस्टम था वो बहुत मतलब टेस्टिंग वैसे बहुत इफेक्टिव है, बट वो सिस्टम जो था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे जो है वो चेक करते हैं कि बच्चे ने कितने रट्टे लगाए हैं, और हम उसे उसके बेसिस पे इंटेलिजेंट या फिर नालायक का एक टीचर की तरह उन्हें खिताब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम बेसिकली टेस्टिंग करते हैं बच्चे की CCE मेथड से, कॉम्प्रिहेंसिव CCE मेथड से, जो कि हमारा है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जिसके अंदर वो बोलते हैं इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो कि हमारा 2010 में आया था। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे बच्चे को जो हम है टेस्ट करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं वो काफी तरीकों से करते हैं। प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, बच्चा सेंटर स्टेज कितना लेता है वो हो सकता है, उसका बिहेवियर हो सकता है। तो काफी चीजों के बेसिस पे हम उसे जज कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज के बेसिस पे हम उसे जज नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा आता है सिलेबस, जिसमें ये कहा गया है कि सिलेबस जो है वो पीरियोडिकली डेवलप होना चाहिए, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी नीड्स और वेराइटी ऑफ चिल्ड्रन। की क्लासरूम में बच्चे कैसे आ रहे हैं, उनकी नीड्स क्या है, उस हिसाब से हमें सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। मैनेजिंग डिसिप्लिन के अंदर वो कहते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी जो है वो यूज की जा सकती है जब हम क्लासरूम मैनेज करते हैं। उसके लिए एक टीचर जो है वो अलग अलग चीजों को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है, बच्चे के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम लोग इंटर्नशिप करने गए थे, जब मैं एज अ टीचर इंटर्नशिप करने गई एक स्कूल के अंदर, तो बच्चे जो थे, मेरे को फर्स्ट क्लास मिली, छोटे बच्चे जो है आप उनका अटेंशन ज्यादा देर ग्रैब नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद ही वो बातें करने लगते हैं, चाहे आप उन्हें कुछ भी कराओ। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक ये है कि हम फटाफट से काउंटिंग बोलने शुरू करें। जब हम काउंटिंग बोलते हैं तो बच्चे साथ में रिपीट करने लगते हैं थोड़ी देर में, और एकदम से सबका अटेंशन जो है वो आपके ऊपर आ जाता है, उस काउंटिंग के ऊपर आ जाता है, और आप उस क्लास को उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है, गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है शायद उसने वो चीज इंटेंशनली नहीं कही है, उसने वो चीज कहीं सुनी है और उसे ये पता है ये चीज बुरी है और हमें नहीं बोलनी है।
तो एज अ टीचर आप उनकी साइकोलॉजी समझ के उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में ये कहा गया है कि जो भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़ाते हैं हमें उन्हें इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को समझ आए कि वो प्रैक्टिकली कितना यूजफुल है। हम वो टॉपिक बच्चों को इस तरीके से बोल सकते हैं कि बच्चे इस तरीके से वो टॉपिक करें कि बच्चे को एक्सपेरिमेंटेशन से ये समझ आए कि ये टॉपिक हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। बच्चे जो हैं उन्हें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। एक क्लासरूम में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो एज अ टीचर हमारा ये काम है कि हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखें और उसको समझ के उसकी हेल्प करने की कोशिश करें जिस लेवल तक हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, क्यों की जाती है, कब से ये फोर्स में आई है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें चाइल्ड सेंटर्ड या सोशल रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसके दो एसेंशियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि बात करते हैं रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी की। हमें डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, किसी कास्ट, रेस, जेंडर के बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे एज अ टीचर। साथ साथ में इंडिविजुअलिटी की, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, जो मैं बार बार बात करती हूँ, उसके बारे में भी कहा गया है कि हमें उस पर फोकस करना है। The development of critical, socially engaged intelligence which enables individuals to understand and participate effectively in the affair of community to achieve common good। वो बोलते हैं कि बेसिकली जो इंसान है उसकी ऐसी हमें ऐसे हेल्प करनी है उसे कि उसका दिमाग इस तरीके से डेवलप हो कि वो सोशली और कल्चरली दोनों तरफ से एंगेज्ड हो और साथ साथ में क्रिटिकली सोच सकता हो। क्रिटिकली सोचने का मतलब है कि गलत और सही दोनों पहलुओं पे वो नजर रख सके। वो बोलते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिटी की मदद करे उसके कामों में, ताकि कम्युनिटी और जो एक इंडिविजुअल है दोनों एक कम्युनिटी का मतलब कम्युनिटी का एक हिस्सा है इंडिविजुअल, तो वो सारे इंडिविजुअल्स मिलके उस कम्युनिटी के एक अच्छे गुड के लिए काम करें कि जो हमारी कम्युनिटी है वो और आगे बढ़ सके। फिर वो बोलते हैं इट इज अ पेडागोजिकल मूवमेंट विच वैल्यूज एक्सपेरिमेंट ओवर लर्निंग फैक्ट्स। ये ऐसी मूवमेंट थी जो कि वैल्यू करती है एक्सपेरिमेंटेशन को, लर्निंग फैक्ट्स को नहीं। हम रोड मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सीखने पे फोकस कर रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग टॉट। जो टीचर पढ़ा रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे टीचर को फैसिलिटेटर बनना है, उसे पढ़ाना नहीं है, उसे बच्चों की मदद करनी है। It is based on the idea that we should teach children how to think and that a test cannot measure whether or not a child is an educated person or not। वो बोलते हैं कि इस आइडिया पे बेस्ड है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये सिखाना है बच्चों को, इस चीज में मदद करनी है कि वो सोच सके, अपनी सोच का दायरा बढ़ा सके और उन्हें ये भी यकीन दिलाना है कि एक टेस्ट, एक पेपर उनका करियर या उनका फ्यूचर या ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो बच्चा जो है वो एजुकेटेड फुली है या फिर नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन थियरिस्ट की जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट करने में एक तरीके से हमारी मदद करी थी। सबसे पहले नाम आता है लॉके का। लॉके जो थे इन्होंने कहा था Truth and knowledge arise out of observation and experience rather than manipulation of expected or given ideas। उन्होंने ये बोला था कि सच्चाई और जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो हम खुद से सीखते हैं। यानी कि जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं चीजों के साथ, हम तब सीखते हैं। हम तब नहीं सीखते जब हमें कोई बताता है या फिर हमें कोई एक चीज बता देता है कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये होगा, हमें उससे कुछ लर्निंग नहीं होगी, हम 2 दिन बाद उसे भूल जाएंगे। इन्होंने कंक्रीट एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा फोकस करा था। इन्होंने ये कहा था कि जो कंक्रीट एक्सपीरियंस है बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे बहुत अच्छे से मदद करता है बेसिकली उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस में। सेकेंड बात आती है रूसो की। रूसो जो थे ये बहुत ही फेमस फिलोसोफर है, ये हम सब जानते हैं। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो रूसो की फिलॉसफी की बात जरूर की जाती है। रूसो जो थे उन्होंने बोला था
कि सोसाइटी जो है वो एक बच्चे को करप्ट कर देती है, तो हमें बच्चे को एक एकांत में पढ़ाना है, जैसे कि कहीं जंगल में ले जाएं, उसे एक्सप्लोर करने दें, उसे खुद से सीखने दें। उन्होंने उस तरह के एजुकेशन सिस्टम की बात करी थी। इन्होंने भी लॉकी के लाइन पे ही अपनी बातें कही थी। इन्होंने कहा था सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर्स एंड ओनली मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स वुड नॉट लीड टू एन एजुकेशन। उन्होंने कहा था बच्चों को सबऑर्डिनेट करना, टीचर्स के अंडर रखना और उन्हें सिर्फ रोट मेमोराइजेशन कराना कोई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक बच्चा खुद नहीं सीखेगा तब तक वो कुछ नहीं सीख रहा है, वो एजुकेशन हम उसे नहीं कह सकते। फिर बात होती है फ्रोबेल की। फ्रोबेल जो थे, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी थी एक तरीके से, और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, बच्चे की नीड्स, उसकी कैपेबिलिटीज पे बेस्ड होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, ना कि टीचर पे बेस्ड होगा। ही बिलीव्ड इन सेल्फ एक्टिविटी एंड प्ले एज एसेंशियल इन चिल्ड्रंस एजुकेशन। उन्होंने बोला था कि जो सेल्फ एक्टिविटी है, जो सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन है, जो बच्चा खुद से करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में उन्होंने प्ले को, खेल को एक एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा माना था, क्योंकि बच्चे जो है उनका जीवन उस टाइम पे खेल के इर्द गिर्द घूमता है। तो उन्होंने कहा था खेल खेल में बच्चा बहुत सी चीजें जो है सीख लेता है। He believed, according to him, the teacher's role was to encourage self-expression through play, both individually in group activity, and created the concept of kindergarten. उन्होंने बोला कि टीचर जो है उसका रोल ये है कि बच्चा सेल्फ एक्सप्रेशन करे, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे प्ले के द्वारा। जो भी वो सीखता है, जो भी वो लर्न करता है प्ले के द्वारा, उसे वो एक्सप्रेस कर सके। और साथ साथ में इन्होंने जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने क्रिएट किया था। तो फ्रोबेल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो जब भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो फ्रोबेल का नाम जरूर लिया जाता है। लेते हैं ड्यूई की। ड्यूई जो है वो भी एक बहुत ही बड़ी एजुकेशनल फिलोसफिस्ट है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर इनका बहुत ज्यादा नाम है। ये भी कहते हैं कि इनको प्रिंसिपल फिगर माना जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट के अंदर, जो कि 1880 से 1904 तक रही थी। एंड ही डेवलप्ड द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज कंक्रीट स्कूल रिफॉर्म्स। इन्होंने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को तो बनाया ही था, साथ साथ में कंक्रीट स्कूल रिफॉर्म्स की भी इन्होंने बात की थी, यानी कि जो स्कूल्स हैं जो पढ़ाते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों से बच्चों को, उन्होंने कहा था वहां पे कंक्रीट चीजें होनी चाहिए। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तब his reaction to the prevailing theories and practices in education, correlation made to these philosophies and recommendation to teachers and administrators to embrace the new style of education were a major part of history of the development of educational thinking in the late 19th and early 20th century. ड्यूई जो थे, इन्होंने पुरानी जो थियरीज थी, जो एजुकेशन में प्रैक्टिस की जा रही थी, और साथ साथ में जो टीचर्स थे, इसने उन्हें सारी थिंकिंग्स को मिला के टीचर्स को कुछ रिकमेंडेशंस दी, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ रिकमेंडेशंस दी, जो कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है 19th एंड 20th सेंचुरी के आसपास। इन्होंने 1897 में अपनी एक बुक पब्लिश करी थी जिसमें इन्होंने समरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी थी। जो इनकी थियरी थी उसके बारे में इन्होंने बात करी थी। इन्होंने अपनी थियरी के बारे में जिन चीजों के बारे में बात करी थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ड्यूई की एजुकेशन थियरी की हम बात कर लेते हैं। ड्यूई अपनी एजुकेशन थियरी के अंदर 5 चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करता है एजुकेशन की, फिर स्कूल की, फिर करिकुलम की, देन ही मूव्स ऑन टू मेथड्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्रेस एज रिलेटेड टू द स्कूल। इन सब में वो क्या बातें करता है? एजुकेशन में वो कहता है इट इज पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कंस्ट्रक्टर कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। वो बोलता है जो इंडिविजुअल है, जो बच्चा है, वो एक रेस के कॉन्शियसनेस में अपने आप को पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो उसके आसपास के लोग सोचते हैं बच्चा भी वैसा ही सोचने लगता है। वो बोलते हैं एजुकेशन जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ती है, एक होती है साइकोलॉजिकल और एक होती है सोशियोलॉजिकल। वो बोलते हैं कि एजुकेशन जो है एक बच्चे की वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चा उसे मोटिवेट होके पढ़े, क्योंकि ही बिलीव्स दैट देयर इज नो एजुकेशन विदाउट मोटिवेशन। सेकंड बात आती है स्कूल की। वो बोलते हैं स्कूल जो है उसको स्टूडेंट की करंट लाइफ यानी कि करंट होम लाइफ रिप्रेजेंट करनी चाहिए।
जिसमें वो ये बोलते हैं जो उस स्टूडेंट की होम लाइफ है उसे मोरल और एथिकल एजुकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं स्कूल में। और साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि टीचर इज नॉट अ अथॉरिटेटिव फिगर इन द स्कूल बट एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। वो बोलते हैं टीचर भी वहीं रहता है जहां बच्चे रहते हैं, तो टीचर को अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए क्लासरूम के अंदर, बल्कि एक हेल्पर मानना चाहिए जो अपने ही बच्चों की एक तरीके से मदद कर रहा है। थर्ड हमारा आता है करिकुलम। करिकुलम में वो कहते हैं कि हमारा करिकुलम जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो ह्यूमंस की डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी में वो साथ साथ में ये भी कहते हैं जो कि थियोरेटिकल टीचिंग है, जैसे कि लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें हमें प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ यूज करना है। जैसे कि बच्चे थियोरेटिकल तो सीखेंगे, मैथ सीखे, साइंस सीखे, हिंदी, इंग्लिश जो भी सीखना है सीखे, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। जैसे कि गांधी जी कहते हैं कि एक इंसान सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, एक सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। सेम बात ये कहते हैं कि एक इंसान को हमें स्विंग, कुकिंग, मैनुअल वर्क हमें सिखाना चाहिए स्कूल में साथ साथ, ताकि कल को अगर उसके पास कुछ काम ना भी हो तो जो चीजें उसने स्कूल में सीखी थी वो उन्हें यूज करके अपने लिए कुछ कमा सके और साथ साथ में खा सके। वो साथ साथ में ये भी कहते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो ये नहीं है कि मैं कितना ज्यादा दूसरों को दबा सकती हूँ या फिर मेरे मार्क्स दूसरे से कितने ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। प्रोग्रेस ये है कि मेरा एटीट्यूड कितना अच्छा है या फिर मेरा एटीट्यूड जो है वो कितना नया है, कितने नए तरीकों से मैं चीजों को देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, क्रिटिकली एनालाइज कर सकती हूँ। फोर्थ हमारा आता है मेथड ऑफ एजुकेशन, जिसमें वो बच्चे की पावर और इंटरेस्ट की बात करते हैं। वो बोलते हैं बच्चा जो है आप उसे कुछ भी पढ़ाते हो तो वो सिंपल्स और इमेजेस के रूप में अपने दिमाग में उसे स्टोर कर लेता है और ये सब नेचुरली होता है। तो हम बच्चे को जो भी कराएं वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कराएं। फिफ्थ आता है सोशल प्रोग्रेस एज रिलेटेड टू द स्कूल। वो बोलते हैं सोसाइटी जो एक सोसाइटी है हमारी, स्कूल्स उसका एक हिस्सा है, लेकिन स्कूल्स के पास ये पावर है कि वो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि स्कूल्स जो हैं वो बच्चों की थिंकिंग इतने हद तक डेवलप कर सकते हैं कि वो स्कूल्स जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो वो चीजों को क्वेश्चन करना सीखे, हर चीज को एज अ पैसिव लर्नर एक्सेप्ट ना करे, उसे क्वेश्चन करे। जब क्वेश्चन करने लगता है इंसान तब सोसाइटी में रिफॉर्म्स आते हैं। तो वो बोलते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो रिफॉर्म्स ला सकते हैं, वो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की पावर रखते हैं। ये 4 थेरीज के बारे में हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर अभी बात करी है, जिसमें सबसे ज्यादा बात हमने ड्यूई के बारे में करी है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के एज अ फादर भी माने जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, आप लोग कोशिश करिए कि इसको अच्छे से कवर करें। इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग सच एनवायरमेंट। ये बच्चों को बढ़ने का पूरा मौका देता है, डेवलप करने का, उस तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है क्लास में कि बच्चा जो है वो डेवलप कर सके। डजंट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लर्नर्स। बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है टीचर जो है या फिर स्कूल में बाकी लोग और बच्चे खुद भी। जैसे कि हम अभी के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को नालायक बोल देते हैं, किसी को वीक बोल देते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती हैं। हेल्प्स इन एजुकेटिंग लर्नर्स बाय कोऑपरेटिव लर्निंग। वो बोलते हैं बच्चों को एक टीचर जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा सिखाने की कोशिश करता है कि बच्चे आपस में मिलजुल के कुछ सीख रहे हैं या टीचर जो है वो उनकी मदद कर रही है सीखने के लिए। हेल्प्स इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो बच्चा डेवलप करता है, उसको ये समझ आता है कि क्यों इंडिपेंडेंस जो मेरी है वो जरूरी है और जो सोसाइटी की है वो जरूरी है। मेक्स एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल विद एम्फेसिस ऑन सेल्फ लर्निंग। एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाता है सेल्फ लर्निंग के साथ साथ, यानी कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग करने से बच्चा जो है वो सेल्फ लर्न भी करता है और एक्सपेरिमेंटेशन भी हो जाता है। फिर वो बोलते हैं परमिट लर्नर्स टू डिजाइन देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। बच्चा जो है वो अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपनी लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन कर सकता है, बोल सकता है कि मैम इस चीज को मैं इस तरीके से करूंगा तो मुझे बेटर समझ में आएगी और उस तरीके से वो उसे कर सकता है। हेल्प चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस।
बच्चा जब अपने आप सारी चीजें करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका मेच्योरिटी लेवल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और साथ साथ में जब अपने आप चीजें करता है तो इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेता है। मेक्स चिल्ड्रन लर्न हाउ टू वर्क विद अदर्स बाय इंस्टिलिंग डिसिप्लिन इन देयर पर्सनैलिटीज। बच्चों को दूसरों के साथ काम करना सिखाता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उसके लिए उन्हें कोई डंडे की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने टर्न का वेट करते हैं क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है उनके अंदर वो स्कूल सिस्टम से ही एकदम बैठ चुका है, उन्हें जल्दी नहीं है। अगर है भी तो वो दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे, धक्का नहीं देंगे, जो कि यहाँ के सिस्टम में थोड़ी सी कमी हमें दिखाई देती है। तो वो जो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, वो बच्चा धीरे धीरे खुद से डेवलप कर लेता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग मोरल कैरेक्टर। मोरल कैरेक्टर जो बच्चे का है, क्या सही है क्या गलत है, जब वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है तो उसका मोरल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। थ्योरीज की बात कर लेते हैं कि कितने तरह के प्रोग्रेसिव एजुकेशन होते हैं। बेसिकली 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 तरह के लिखे हैं अभी के लिए। पहले हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक की, फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट की। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो बात करता है ह्यूमैनिटीज के बारे में या फिर आर्ट्स और सोशल साइंसेज के बारे में, और फोकस करता है इंडिविजुअल चाइल्ड पे एंड नॉट ऑन द करिकुलम। फिर वो बोलता है दिस helps to build a well-rounded individual with highly developed critical thinking and reasoning skills। ह्यूमनिस्टिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो मदद करती है एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स वाला इंसान डेवलप करने में। और साथ साथ में वो ये भी बोलते हैं कि बच्चा जो है वो वेल राउंडेड डेवलप्ड होता है, यानी कि होलिस्टिकली डेवलप्ड होता है। फिर वो कहते हैं कि चिल्ड्रन लर्न्स टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड नॉट अबाउट द टीचर और अदर्स। जो टीचर बोलती है बच्चा सिर्फ वो नहीं सीखता है, बच्चा अपने हिसाब से अपनी चीजें करने के बारे में सीखता है और सोचता है। ऑल्सो कॉल्ड पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, इसे हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं ह्यूमनिस्टिक प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, जिसको कहते हैं कि ये जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच था ये इनको नाम इसलिए दिया गया था कि ये नाम दिया था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जो हमारे अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। सेकेंड हमारा आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जीन प्याजे से बहुत ज्यादा बेसिकली जीन प्याजे की थ्योरी पे ये फोकस करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, उन सब चीजों के बारे में ये बात करता है जो जीन प्याजे की थ्योरी बात करती है। उन्होंने बोला फोकसेस ऑन चाइल्ड्स क्रिएटिविटी एंड लर्निंग एबिलिटीज। यहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी और जो उसकी एबिलिटीज है उसके बारे में हम बात करते हैं। करिकुलम इज बिल्ट अराउंड द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। करिकुलम जो है वो बच्चे की जरूरतों के आसपास और जो उसकी कैपेबिलिटीज है, जो उसकी अच्छी एबिलिटीज है, उसके आसपास पे हम बिल्ड करते हैं, ना कि एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता है। एजुकेशन शुड कंसिडर चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल स्टेजेस। जब हम जीन प्याजे से इसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस बता रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि हमें किस चीज का ध्यान रखना है, जो प्याजे ने डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी हमें उसका ध्यान रखना है कोई भी एक्टिविटीज कराने से पहले। फिर वो बोलते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। बच्चा जब अपने खुद के एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करता है तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। इसके प्रिंसिपल्स क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि लर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है कहाँ पे? लर्निंग जो है वो बच्चे की टीचर जो है वो फोकस इस बात पे करता है कि बच्चा किन इश्यूज के अराउंड अपनी जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है आजकल, और उसी के अराउंड उसको हम बेसिकली कराने की कोशिश करते हैं। बच्चा जो है वो अपने आप अपने मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक जो स्टैंडर्डाइज करिकुलम है वो एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड वो कहते हैं कि कनेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे जो है हम फैक्ट्स लर्निंग बच्चों को नहीं सिखाते, बल्कि उन्हें सिखाते हैं कि कनेक्शन बिठाएं फैक्ट्स के बीच में और नई अंडरस्टैंडिंग जो फैक्ट्स से बच्चे डेवलप कर रहे हैं उनके बीच में। टीचर्स जो है वो अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग को टेलर कर लेती है, यानी कि मॉडिफाई कर लेती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन।
फिर वो कहते हैं कि मेक असेसमेंट अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सबसे अच्छा तरीका असेस करने का ये है कि हम असेसमेंट को लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा बना दें। जब हम असेसमेंट को लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा बना देंगे, जैसे कि CCE है हमारा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो बच्चे के लिए भी बहुत सारे तरीके हो जाएंगे जिससे हम उसको असेस कर रहे हैं, सिर्फ एक टेस्ट के बेसिस पे हम उसे असेस नहीं कर रहे हैं। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारा मोंटेसरी। मोंटेसरी जो है वो बात करती है चाइल्ड डायरेक्टेड अप्रोच फॉर प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। वो बोलते हैं प्राइमरी लेवल चिल्ड्रन के लिए वो बात करते हैं, वो बोलते हैं हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं बर्थ से लेके अडल्टहुड तक। टीचर गाइड्स अ प्रोसेस रादर देन लीडिंग इट। टीचर जो है वो इस प्रोसेस को गाइड करती है, लीड नहीं करती है, एज एन अथॉरिटेटिव फिगर वो एक्ट नहीं करती है। वो बोलते हैं एजुकेशन method relies on hands-on learning, self-directed activity and collaborative play. Education methods जो है वो करके सीखने से, खुद की सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज की बच्चा अपने आप को इंस्ट्रक्ट करके कोई एक्टिविटी कर रहा है, और कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि एक दूसरे के साथ करके बच्चा सीखता है। She developed her theories by clinical observation and analysis on how children learn. Her method focus on children लर्न नेचुरली ऑल बाय देमसेल्व्स। उन्होंने अपनी जो थियोरी थी वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से डेवलप करी थी, और उन्होंने एनालाइज किया था कि बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि बच्चे जो है वो नेचुरली सीखते हैं अपने आप से, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अडल्ट। ये बात ध्यान रखने वाली है कि बच्चों को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चीजें सीख लेते हैं। She concluded that children teach themselves and it's the job of the teacher to facilitate this process. उन्होंने बोला कि बच्चे जो है अपने आप को खुद पढ़ा लेते हैं, टीचर का काम है कि बच्चा जो भी कर रहा है उसे उसमें हेल्प करे, उसे फैसिलिटेट करे वहां जाके, ना कि उसे पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश करे। It provides a sensory rich environment and hands-on activity. Montessori schools जो है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंसरी रिच एनवायरनमेंट, यानी कि जो चीजें हम सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं वो चीजें, और साथ साथ में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की उन्होंने बात करी है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो करेगा वो सीखेगा उससे। तो आज हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको इनकी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होते हैं और थियोरीज सबके बारे में बात कर ली है, कितने टाइप के होते हैं। कोशिश कीजिएगा आप इस पे फोकस कर पाए। नोट्स जो है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें अगर आप कुछ भी हमें कहना चाहते हैं तो, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको इन फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।